19 सितंबर 1986 दक्षिण कोरिया। सड़क के किनारे एक 71 साल की बुजुर्ग औरत की लाश मिलती है। शरीर आधा नग्न है। पुलिस आती है और बिना ज्यादा सोचे कह देती है, हिट एंड रन होगा। केस लगभग बंद। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो पूरी कहानी पलट जाती है। उस औरत के साथ बलात्कार हुआ था और फिर उसका गला घोंटकर हत्या की गई थी। और यहीं से शुरू होता है दक्षिण कोरिया का सबसे खौफनाक आपराधिक मामला। 33 साल की तलाश, हजारों संदिग्ध और एक फिल्म सिर्फ ये समझने के लिए कि कातिल दिखता कैसा होगा। और सबसे डरावनी बात, वो कातिल खुद वो फिल्म देख चुका था। ये है इंस्पेक्टर पार्क, इस कहानी के 4 मुख्य जासूसों में से एक। वो इस समय पहले क्राइम सीन की तरफ जा रहे हैं। खेतों के बीच एक छोटा सा कोरियन कस्बा। वहां उन्हें मिलती है पहली लाश, एक नग्न शरीर, हाथ पैर बंधे हुए और एक कंक्रीट की नाली के अंदर पड़ा हुआ। और बगल में स्थानीय बच्चे बिल्कुल सामान्य तरीके से घूम रहे हैं। इंस्पेक्टर पार्क को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि ये केस उसकी जिंदगी की सबसे मानसिक रूप से थकाने वाली जांच बनने वाला है। जल्द ही संदिग्धों की लाइन लगने लगती है। और फिर दूसरी हत्या। धान के खेतों के बीच एक और लाश। क्राइम सीन का हाल पूरी तरह अव्यवस्था। कोई पुलिस टेप नहीं। फॉरेंसिक टीम देर से पहुंचती है। रिपोर्टर, स्थानीय लोग, बच्चे सब लाश के आसपास खड़े हैं। और ऊपर से एक ट्रैक्टर सबूतों के ऊपर से गुजर जाता है। खेल खत्म। अगर लाशों को ध्यान से देखें तो कुछ बातें एक सी हैं। हाथ पैर बंधे हुए और एक अजीब सी बात, अंडरवेयर सिर के ऊपर चढ़ाया हुआ। यहीं से फिल्म संदिग्धों को पेश करना शुरू करती है। संदिग्ध नंबर 1, क्वांग हो इलाके का मानसिक रूप से विकलांग लड़का। रिपोर्ट आती है कि दूसरी हत्या वाली रात वो पीड़िता के पीछे पीछे चल रहा था। बस पुलिस के लिए इतना ही काफी है। उठाओ, इंटेरोगेशन रूम में ले जाओ, मारो, दबाव डालो, यातनाएं दो और किसी तरह कबूलनामा निकलवाओ। मीडिया को बता दिया जाता है, केस सॉल्व्ड, कातिल मिल गया। रीएनैक्टमेंट होता है कैमरों के सामने। लेकिन एक समस्या है, पीड़िता के हाथ पैर बंधे थे और क्वांग हो के हाथ विकृत थे। वो शारीरिक रूप से किसी को बांध ही नहीं सकता था। फिर भी पुलिस कहती है ये विकलांग है, इसलिए औरतों से नफरत करता होगा। और यहां फिल्म कल्पना नहीं दिखा रही, ये सब असल जिंदगी में हुआ था। इस आदमी का असली नाम था यून स्यूंग यो। 1989 में सिर्फ 22 साल की उम्र में उसे दोषी ठहरा दिया गया। 20 साल की जेल। 8वीं हत्या के बाद उससे घंटों यातनाएं देकर कबूलनामा लिया गया। न सोने दिया गया, न खाने दिया गया। उसका बैकग्राउंड भी पुलिस के खिलाफ था। पोलियो सर्वाइवर, बचपन में मां की मौत, पिता जुए का आदी, पढ़ा लिखा नहीं, सिस्टम के खिलाफ बोलना नहीं जानता था। 20 साल बाद जब असली कातिल मिला, यून आखिरकार आजाद हुआ। लेकिन उसकी जिंदगी तब तक खत्म हो चुकी थी। और सबसे दर्दनाक बात, यह पैटर्न दोहराया जाता है। संदिग्ध नंबर 2, जो ब्युंग सन, अब तक 3 हत्याएं हो चुकी थीं। फिर चौथी, एक औरत जो फैक्ट्री के पास अपने पति से मिलने जा रही थी। वही तरीका, वही मौत। पुलिस के पास फिर भी कुछ नहीं, ना स्केच, ना कोई ठोस सुराग। बस एक आदमी जो क्राइम सीन के आसपास कुछ ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा था। उठाओ और फिर वही कहानी, यातनाएं, नींद से वंचित करना, दबाव, कबूलनामा ही बचने का एकमात्र रास्ता बन जाता है। फिल्म में हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 80 के दशक का राजनीतिक दबाव पुलिस को और ज्यादा क्रूर बना देता है। अब आंकड़े सुनो। 21,000 लोगों से पूछताछ हुई। 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली सिर्फ यातनाओं और झूठे कबूलनामों की वजह से। जनता गुस्से में थी। 2 साल में 8 हत्याएं। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं।
और उस समय कानून सीधा था, कबूलनामा इवल तो सजा। तो पुलिस कबूलनामा निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। फिर एक गवाह कहता है कि उसने 7वीं हत्या के पास कातिल को देखा था। पुलिस स्केच बनाती है। उम्र 24 से 27, कद 165 से 170 सेंटीमीटर। और सच कहें तो स्केच इतना आम है कि आधा देश वैसा दिख सकता है। संदिग्ध नंबर 3, पार्क ह्यून-गू, पढ़ा लिखा फैक्ट्री वर्कर, पूर्व सैनिक। और ध्यान दो, वो बाकियों से अलग दिखता है। कपड़े अलग, चेहरा ज्यादा शहरी, गांव में फिट नहीं बैठता। ये सब निर्देशक ने जानबूझकर किया है। हत्याओं में कुछ पैटर्न थे, सब रात में, सब बारिश में, और हर बार एक दुर्लभ गाने के दौरान, रेडियो पर, हर बार। और उस गाने की फरमाइश सिर्फ एक ही आदमी करता था। पुलिस को यकीन हो जाता है यही है। लेकिन दिक्कत यह है, गाना रिक्वेस्ट करना अपराध नहीं है, डीएनए टेस्ट चाहिए। लेकिन 80 के दशक में डीएनए तकनीक थी ही नहीं, तो उसे छोड़ना पड़ता है। और इसी इंतजार के बीच एक और हत्या, एक मिडिल स्कूल की लड़की। रिजल्ट आता है, डीएनए मैच नहीं करता, और पुलिस फिर वहीं खड़ी होती है जहां से शुरू किया था, खाली हाथ। और यहीं से केस एक डेड एंड पर आकर रुक जाता है, बिल्कुल असली जिंदगी की तरह। जब यह फिल्म 2003 में रिलीज हुई, तब भी केस अनसुलझा ही था। इसी वजह से आखिरी सीन में इंस्पेक्टर पार्क सीधे कैमरे की ओर देखता है, क्योंकि निर्देशक जानता था कातिल कहीं बाहर हो सकता है। शायद वही फिल्म देख रहा हो, और वो देख भी रहा था। असली कातिल का सच 2019 के आखिर में, करीब 33 साल बाद आधुनिक डीएनए जांच से कातिल की पहचान हुई। एक पीड़िता के अंडरवियर से मिला डीएनए मैच हो गया। उस वक्त वो पहले से ही बुसान की जेल में अपनी साली के बलात्कार और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। शुरुआत में वो करीब 1 हफ्ते तक इनकार करता रहा। इस बार पुलिस ने 80 के दशक जैसा कोई टॉर्चर नहीं किया। उन्होंने एक युवा महिला जांच अधिकारी को सामने बैठाया। 9 राउंड की पूछताछ के बाद जब डीएनए सबूत सामने रखे गए, 5वीं, 7वीं और 9वीं हत्या के, तब वो टूट गया। उसने अपराध स्थलों के ऐसे विवरण बताए जो कभी सार्वजनिक नहीं किए गए थे। सब कुछ पूरी तरह मैच करता था। उसने 30 और यौन हमलों की भी कबूलनामा किया, कुल पीड़ित 45। और उसे इंसान कहना भी शायद कुछ ज्यादा ही इज्जत देना है। उसने कहा उसने जेल में मेमोरीज ऑफ मर्डर फिल्म देखी थी। पीड़ित परिवारों का दर्द, बेकसूर लोगों की तबाही, सब कुछ देखने के बाद उसकी प्रतिक्रिया